तो चलो बच्चों, स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है गुणज एवं गुणनखंड। तो पहले ये गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ये हम पहले जानें, क्योंकि जब तक इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक इससे संबंधित प्रश्न हल नहीं कर सकते। ठीक, तो देखो सबसे पहले गुणज जान लेते हैं। तो गुणज क्या होता है, किसी को पता है जी? वैसे भी तो संख्या पद्धति में बहुत बार आया था सर। गुणज को और किस नाम से जाना जाता है? गुणज के लिए और कौन सा शब्द उपयोग करते हैं, बताओ। किसी का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। गुणज को और क्या कहते हैं? वेदांत, पहाड़ा आने वाली संख्या में आने वाली संख्या। क्या बोलती हूँ? बिल्कुल सही जवाब। गुणज यानी पहाड़ा। और क्या बोलते हैं गुणज को? एक और शब्द है अपवर्त्य। गलत, अपवर्त्य बोलते हैं, अपवर्तक नहीं बोलते। गुणज को ही पहाड़ा बोलते हैं और अपवर्त्य बोलते हैं। ये तीन शब्द अच्छे से याद रखो तुम लोग। ठीक, जैसे कहा जाए कि 3 का 5 गुणज लिखो, तो क्या क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 3 6 9 12 15 हो गया 5 को गुणज। तो 3 का 5 गुणज लिखो कहेगा तो ऐसे 3 के ये 5 गुणज लिखोगे। मान लो इसका योगफल पूछे तो फिर इसका योगफल करोगे। सिंपल। कैसे? देखो, दो तरीका। 15 3 18, 12 6 18, तो 18 दो बार आएगा, 18 दूनी 36। और 9 भी बचा है तो 9 भी जोड़ दिए, तो 9 6 15, 80 ले 45 हो गया। ठीक, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है अभी बताता हूँ। दूसरा तरीका ये था कि ये 15 है, ठीक है, ये 15 लिखा है, इनको इसको जोड़ के देखो 15 होता है। 12 3 15, 9 6 15, और ये भी एक 15 है, तो कुल मिला के 3 बार 15 हो गया, तो 15 किया 45। इस तरह गुणजों का योगफल ऐसे कर सकते हैं। ठीक, 15 को अलग से छोड़ देने सीधा जोड़ा बना, सब 15 ही बना। तो ये हो गया गुणज को पहाड़ा या अपवर्त भी बोलते हैं। ये चीज तुम लोगों को जानना चाहिए। अब आते हैं, अब आते, अब किसी संख्या का सबसे छोटा सबसे बड़ा गुणज को देख लेते हैं। सबसे छोटा व सबसे बड़ा गुणज क्या होता है? अगर मैं कहूं बच्चों 4 का 4 के सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? क्या होगा? 4 4 का सबसे छोटा गुणज
4 होगा। और सबसे बड़ा गुणज 44 48 4 का सबसे बड़ा गुणज हाँ 44 44 40। तो ये बताओ, यानी जो पहाड़ा लिखा रहता है 4 दहम 40, उससे आगे पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं। तो तुम लोग तो 48 बोला, तो 4 12 48, 4 का 12 13 के साथ ही गुण देने, 10 और 12 के साथ गुणा हो सकता है। और मान लो मैं 4 गुणित 15 नहीं लिख सकता क्या? 4 गुणित 1, 4 गुणित 1 लाख नहीं लिख सकता क्या? इसका मतलब क्या समझे? 4 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? क्या होगा जी? दिमाग में कुछ आया? 4 का सबसे बड़ा गुणज अनंत होगा। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते। पहाड़ा को अनंत बार पढ़ा जा सकता है। दहम और बारंबार इसलिए दिया जाता है कि उतना में काम चल जाता है पढ़ना, गणित बनाने के लिए। जो पहाड़ा रहता है ना, छपा रहता है, तुम लोग रखे रहते हो, वो दहम बारम तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां तक कोई काम बन जाता है भाई, भाग करना गुणा करने का। कभी भी किसी भी संख्या का जो पहाड़ा है, पहाड़ा माने एक तरह का गुणा कर रहे हैं हम। किसी संख्या का किसी संख्या से गुणा करोगे तो वो क्या है, उसका पहाड़ा तो है। जैसे मैं कहूं 4 गुणित, ये वास्तव में 4 का 25 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 4 25 100, या कहें 25 का 4 बार पहाड़ा पढ़ना। तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज याद रखो अनंत होता है, और सबसे छोटा गुणज वो संख्या स्वयं होता है जिस संख्या का तुम गुणज लिखो। जैसे 10 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 10 बोलो जी। और सबसे बड़ा गुणज अनंत अनंत होगा। ठीक, तो ये चीज जान गए। तो ये हो गया हमारा गुणज से संबंधित। अब चलो देखते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड को और क्या बोलते हैं बताओ? गुणनखंड को और क्या बोला जाता है? गुणनखंड एक प्रकार का अपवर्तक है। गुणनखंड को बोला जाता है अपवर्तक, और गुणज को बोला जाता है अपवर्त। तो गुणनखंड अपवर्तक है और एक प्रकार भाजक है, लेकिन ये अलग किस्म का भाजक है। गुणनखंड, अपवर्तक और भाजक, ये 3 शब्द कह सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 12 को भाग करना है 2 से, तो भाग करूंगा तो देखो 2 छक्का 12, शेष फल बचा 0। तो ये जो भाजक है, भाजक 2, ये 2 12 का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। उसी तरह मान लो मैं इस तरह लिख देता हूं, 3 से भाग करें 10 को, तो देखो 3 तिया 9, क्या बचा? शेष फल 1। तो यहां पर शेष फल 1 बच गया, और जब मैंने 12 को 2 से भाग किया तो शेष फल 0 बचा। बचा ना? तो ये जो 3 है बच्चों, वो 10 का गुणनखंड नहीं कहलाएगा, या अपवर्तक नहीं कह सकते। भाजक कह सकते हैं, लेकिन गुणनखंड अपवर्तक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि शेष फल इस तरह गुणनखंड की परिभाषा क्या हुई?
तो गुणनखंड किसे कहेंगे? जिस संख्या से किसी संख्या को भाग करने पर शेष शून्य बचे, ठीक है, वह संख्या उसका गुणनखंड कहलाता है, ठीक। ये चीज याद रखो। तो ये 12 का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 बच रहा है। बोलो जी। एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, गुणनखंड कब कहेंगे? जिस संख्या से वो संख्या क्या है? 2 है। जिस संख्या से किसी संख्या को भाग करने पर, अब 12 को हमने भाग किया 2 से, तो शेषफल 0 बचता है ना। तो वह संख्या यानी जो भाजक वाली संख्या है जिससे भाग किए हैं, ये भाजक वाली संख्या भाज्य वाली संख्या का गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण में और समझ जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, अब 10 का गुणनखंड लिखना है, तो तुमको देखना है कौन कौन से संख्या से ये 10 को भाग करें तो ये शेषफल 0 बचेगा। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो 10 को सबसे पहले तो 1 से भाग करना, छोटे संख्या से। तो 1 से भाग करोगे तो 1 दहम 10, शेषफल 0 आया। अब 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा जी। जाएगा। 2 पंचे 10, शेषफल 0 बचा। अब इसके बाद किससे भाग जाएगा? 10 5 से। 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 5 के बाद किससे भाग जाएगा? 10 से। 10 से भी जाता है 10। और कोई किसी संख्या से 10 भाग जाएगा जी? तो इस तरह हमको क्या मिला? 10 के गुणनखंड क्या क्या मिला बताओ, जिससे ये भाग किए हो। जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 मिला है वही बच्चों 10 का गुणनखंड है। तो क्या क्या मिला बोलो? 1 2 5 10। बिल्कुल सही बात। अब यहीं पर बताओ मुझे, 10 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 10 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है। अब 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10 है। 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10 ही है, याद ध्यान दो। तो किसी भी संख्या का तुम सबसे गुणनखंड पूछे तो वो संख्या स्वयं होता है। यानी जैसे 12 का गुणनखंड लिखना है तो सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा याद रखो 1 होता है। कोई भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड ये संख्या स्वयं होता है। लास्ट में 12 आएगा ही, फिक्स है। अब बीच में देखें तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 से 6 भाग जाता है ना, तो 2 छक्का 12, तो ये तो चला जाता है। इसका मतलब ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। ये 2 के बाद किससे जाता है? 3 से, तो 3 भी गुणनखंड है, 3 चौक 12 होता है। और 4 भी जाता है। और 6 ये।
अब देखो, अब यहीं पर ध्यान दो, ये 12 का आधा होता है 6। 12 का आधा कितना होता है 6। और जैसे किसी संख्या का आधा वाला संख्या गुणनखंड के रूप में आ जाए तो उसके बाद वो स्वयं संख्या से ही भाग जाएगा, उसी संख्या से ही भाग जाता है और किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जा सकता। ठीक है, याद सर रखिए। हाँ सर जैसे कि 10 का आधा 5 है तो वहां पे 5 आ गया, तो उसके बाद 10 आ गया, वैसे ही ये वाला है। हाँ, सब में वैसे ही होता है। देखना, एक और संख्या का निकाल के बता रहा हूँ। ये सम के लिए लागू होता है, विषम में आधा से बड़ा आ गया तो जैसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे 24 का गुणनखंड लिखते हैं। तो चलो 24 का गुणनखंड बताते जाओ क्या क्या होगा। 2 सबसे छोटा क्या लिखेंगे, एक। इसी चीज को नोट करना है बच्चों, इसी चीज को याद रखो। जब भी किसी संख्या का गुणनखंड लिखोगे तो सबसे पहले एक लिख देना, क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। इसको याद रखना, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए बिना सोचे समझे पहले तो एक लिख देना। एक के बाद देखो, क्योंकि 24 एक सम संख्या है और सम संख्या 2 से विभाजित होता ही है, तो 2 हो ये गया। सर 3 अंकों का योगफल करें 24 का, देखो तो 6 हो रहा है, तो 6 है माने 3 से कटेगा ही। 3 के बाद 4 के पहाड़ों में 24 आता है, तो 4 6 24। अब 4 के बाद 5 6 में भी आता है 6 तो 24। और उसके बाद 12। हाँ, 12 दूनी 24। अब देखो बच्चों, यहीं पर देखो, 24 का आधा होता है 12। 24 का आधा क्या होता है 12। अब 12 आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, तुरंत सोच लेना क्या आएगा। 24। हाँ, यही चीज को याद रखना अच्छे से कि किसी भी संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं और उस संख्या का आधा वाला संख्या आ गया लिखते लिखते, तो उसके बाद सीधा वो संख्या से ही भाग जाएगा, आधा के बाद और दूसरे संख्या से नहीं जाता। अब मान लो यहीं पर सम संख्या के जगह में विषम संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ 15। क्या लिख दिया 15। अब 15 का बोलो भाई गुणनखंड क्या क्या होगा। 1 एक तो सबका होगा, ठीक, और 3 3। 2 क्यों नहीं होगा, मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं तो क्या उत्तर दोगे। सर क्योंकि 15 एक विषम संख्या है तो कोई भी विषम संख्या सम से नहीं कटती। बढ़िया। देखो बच्चों, सम का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का, तो हमेशा सम संख्या ही पहाड़ा में आता है, सम के पहाड़ा में सम ही आता है। तो क्योंकि 15 एक विषम संख्या है तो 2 के पहाड़ा में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसीलिए हम एक लिखे, एक के बाद सीधा लिखे 3। 3 के बाद 5 5। 4 भी एक सम संख्या है, इसलिए 4 के बारे में सोचना नहीं है कि 4 के पहाड़ा में 15 आएगा। उसके बाद 15। 15। वो इसलिए हुआ, देखो 6 तो सम संख्या है, होगा नहीं। 7 यस सर में आता ही नहीं है। अब 8 तो सम संख्या है, हो गया। अब देखो 8 माने 15 के आधा से ज्यादा हो गया। अब 15 के आधा से ज्यादा तक में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब सीधा 15 से ही आएगा, सीधी सी बात। तो इस तरीका से इसको याद रखना है। तो ये हो गया, क्या चीज जाने, अब ध्यान दो, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, बोलो जी। 1 अब सबसे बड़ा गुणनखंड है, सर किसी ने अनंत बोल दिया।
हाँ, अनंत नहीं होता, गुणज अनंत होता है, गुणज सबसे बड़ा। गुणनखंड वो संख्या स्वयं होता है। जिस भी संख्या का तुम गुणनखंड लिख रहे हो वो संख्या स्वयं सबसे बड़ा गुणनखंड है अपना। मान लो मैं लिख रहा हूं 36 का गुणनखंड, तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड 36 ही आएगा। एक चीज याद रखो, किसी भी संख्या का लिखोगे बच्चों तो वो एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है उसका, और वो संख्या स्वयं सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। गुणनखंड यानी अपवर्तक। और भाजक और अपवर्तक यानी गुणनखंड और भाजक में क्या अंतर बताया है? वो समझ आया है? गुणनखंड और भाजक में क्या अंतर है अभी बताया? बोलो जी। नहीं बता पाए? देखो, भाजक जिस संख्या से किसी संख्या को भाग करते हैं वो भाजक है। जैसे 2 से मैंने 12 को भाग किया तो 2 भाजक है। 5 से भाग कर रहा हूं 12 को तो 5 भाजक है। भाजक से भाग करें तो शेष फल बचे चाहे मत बचे, इससे कोई मतलब नहीं रहता। भाग कर रहे हैं मतलब वो भाजक है। समझ आया? 2 से भाग किए शेष फल 0 बचा, उसी 12 को 5 से भाग किए तो शेष फल 2 बच गया, तो शेष फल बचेगा तो भी भाजक है और नहीं बचेगा तो भी भाजक है। लेकिन गुणनखंड कब बोलेंगे? जब शेष फल 0 बचेगा तभी बोलेंगे। ठीक, तो यहां मैं 2 को गुणनखंड बोल सकता हूं 12 का, 2 को 12 का गुणनखंड बोल सकता हूं, लेकिन 5 को 12 का गुणनखंड नहीं कह सकता, क्योंकि शेषफल 0 नहीं बच रहा है। तो गुणनखंड और भाजक में अंतर है ना, समझ आया? हाँ बोलो जी। अगर बोलो, जीरो बोलो। बचेगा तभी, अगर जीरो बचेगा तभी उसे गुणनखंड कह सकते हैं, बाकी नहीं कह सकते ना। हाँ, शेष फल बचेगा ना 1 2 3 जो भी, तो समझ जाओ वो गुणनखंड नहीं है उसका। शेष फल 0 बचा तभी वो गुणनखंड है। ओके। ठीक, चलिए अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड की ओर। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं ये समझो। अभाज्य गुणनखंड, अब गुणनखंड तो समझ गए, अभाज्य गुणनखंड समझ गए। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है, जैसा कि नाम से ही पता है। देखो ये यहां से समझाते हैं प्राकृत संख्या से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना नहीं समझे, तो ये सब 1 से 10 तक कहें तो ये सब तो प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं, जिसको गोला घेर रहा हूं 1 3 5, तो क्या संख्या है बोलोगी? विषम संख्या। और अच्छे से नाम बताओ। सृष्टि प्रजापति विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या। और दूसरा नाम नहीं हो सकता क्या? दूसरा नाम नहीं हो सकता? ये विषम संख्या किसका बच्चा है? किसका बच्चा है जी विषम संख्या? प्राकृतिक संख्या से ही सम संख्या और विषम संख्या पाए गए हैं। बढ़िया। तो बच्चों इसको मैं क्या कह सकता हूँ? विषम प्राकृत संख्या बोलूंगा। क्या बोलूंगा?
विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृत संख्या। भाई ये प्राकृत संख्या ही है 1 3 5 7 9, लेकिन विषम है तो विषम प्राकृत संख्या बोलेंगे इसको। समझ आ गया? उसी तरह अगर मान लो मैं इसको पूछूं, ये तो जो बचा है, अरे मिट गया है। ये 2 4 6 8 10, इसको क्या बोलूंगा? सम संख्या। सम प्राकृत संख्या। हाँ ऐसा बोलो ना जी, सम प्राकृत संख्या बोलो। सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ही है, लेकिन वो प्राकृत संख्या का और प्रकार होता है सम विषम, तो ये सम प्राकृत संख्या है। 2 4 6 8 10। उसी तरह 1 3 5 7 9 विषम प्राकृत संख्या। समझ आया? तो उसको, उस नाम को, उसके माता पिता के नाम को भी जोड़ के बताते हैं। तुम लोग महात्मा गांधी का पूरा नाम जानते हो? यस सर। क्या नाम है बताओ महात्मा गांधी का पूरा नाम? कौन जानते हो महात्मा गांधी का? बताओ ना जी, तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? गांधी। मोहनचंद्र गांधी। करमचंद नहीं, करमचंद। मोहनदास करमचंद गांधी, सर मैं ये है। ठीक, तुम ही बताओ। तो मोहनदास करमचंद गांधी, देखो बच्चों ध्यान दो, इसमें मोहनदास महात्मा गांधी का नाम है और करमचंद उसके पिता का नाम है। ठीक है? क्या बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी जिसका वो बेटा है उसका नाम बाद में लिखा है, और जिसका नाम महात्मा गांधी है उसका नाम पहले लिखा। ठीक, तो ऐसे ही हम जब ये 2 को पूछेंगे क्या संख्या है सम विषम में, तो चूंकि एक सम संख्या है तो सम पहले लिखेंगे। अब ये सम संख्या किसका बेटा है? प्राकृत का, इसीलिए पहले इसका नाम लिखे सम है। सम कहाँ से आया? तो प्राकृत से, तो प्राकृत लिखेंगे। अब ये संख्या ही है तो सम प्राकृत संख्या हुआ। ठीक है? सम, अब प्राकृत इसके बाप का नाम है। समझ आया? सम इसका नाम है और प्राकृत इसके बाप का नाम है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास महात्मा गांधी का नाम है और करमचंद उसके बाप का नाम है, उसके पिताजी का नाम। हाँ, मैंने ना कल अपने बुक से थोड़ा सा वो पैटर्न देख रही थी, तो मेरे को एक तो पैटर्न उसमें का समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, उसको फोटो खींच के भेजना। ठीक है? तो बस देखो बच्चों, यही चीज समझा रहा था। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना, ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड तो पढ़ लिए हो ना जी। अब गुणनखंड, जो गुणनखंड अभाज्य संख्या रहेगा उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सिंपल सी बात। चलो यहाँ परिभाषा बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो जो गुणनखंड अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, उसे गुणनखंड कहते हैं। सीधी सी बात। अगर अभाज्य संख्या नहीं लिखा है गुणनखंड के रूप में तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ जाओगे। ठीक,
अब उदाहरण से कैसे समझाएं, तो चलो समझाते हैं। मान लो संख्या लिख देते हैं, तो संख्या लिख दिया मैंने 24। संख्या 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो इसका दो तरीका है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखने का दो तरीका। पहला तरीका ये है, इस तरह गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। इसमें भाग ही दिया जाता है, 24 को यहाँ लिखा जाता है। 24 को लिख देने के बाद क्या करते हैं, अभाज्य संख्या को लिख लो तुम अलग से ऐसे। जैसे पहला अभाज्य संख्या क्या है बोलो? 2 दो के बाद, दो, दो के बाद 3 चार, अरे 3 होता है, वो कौन चाबी तक अभाज्य संख्या नहीं जान रही हो? अभाज्य संख्या पहले याद करो, 1 से 100 तक सब गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। अभाज्य संख्या नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 3 के बाद 5, सात, 7 5 के के बाद बाद 7 ग्यारह, 11, ठीक 11। 11 के बाद 13 तेरह, चलो तो अब चलो इतना ही करो। अब देखो ध्यान से देखो, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से 24 भाग चला जाएगा तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। 2 से 24 को भाग किए तो क्या आया? 12। अब 12 2 से फिर भाग चला जाएगा तो कितना बार पढ़े? 2 छक्का 12 बारह, चला गया। अब 2 से फिर भाग जाएगा तो 2 तिया 6, और 2 से भाग चला जाएगा, सॉरी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 का 3। अब ये नीचे में भागफल 1 आ गया। ये क्या है? वास्तव में भागफल है, याद रखना। जो भाग करते हैं नीचे में आता है वो भागफल हो। तो इस तरह जो भी यहाँ पर मिला यही अभाज्य गुणनखंड है। क्या क्या मिला? 2, इसको गुणा के रूप में लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इसको गुणा करोगे 24 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये तो ये है बच्चों क्या 24 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब देखो ध्यान दो, तुम लोगों को इसके बाद कुछ प्रश्न बताऊंगा इससे संबंधित। रुको थोड़ा सा इसको, सर हाँ बोलो जी, पूछो पूछो। मैंने क्या वो वाला पूछो? मैंने वो फोटो खींच के आपके में भेज दिया है। पहले का भेज दिया कि अभी भेजोगे? सर अभी गए होगा। तुरंत भेजो। चलो ध्यान दो। अब सर दूसरी मैडम, अब हम जानते हैं उभयनिष्ठ के बारे में। उभयनिष्ठ शब्द आएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? ठीक है, उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, या कहें उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड के बारे में देख लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले जान लेते हैं तो क्या है। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड होने के लिए कम से कम 2 तो संख्या होना चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। मान लो मैं एक संख्या लिख दिया बच्चों 9, एक संख्या लिख दिया 15, 2 संख्या लिख दिया। अब 9 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड जानना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों का गुणनखंड लिखेंगे। तो 9 का गुणनखंड बोलो क्या क्या होता है? 9 का गुणनखंड 1
तीन, तीन नौ, और नौ, 9 और होता है नहीं होता। तो 15 का गुणनखंड बोलो अब। एक, एक सभी का होता है, एक बोलना जरूरी है। तीन तीन, पाँच, और पाँच, 5 और 15, 15। अब 15, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, एक के गुणनखंड लिखे और सॉरी 9 के गुणनखंड और 15 के गुणनखंड, तो कौन कौन सा संख्या? ये एक दोनों में है एक और 3, और अरे 3 भी तो है जी, ठीक। तो एक 9 का भी गुणनखंड है, 15 का भी गुणनखंड है। 3 9 का भी गुणनखंड है, 15 का भी गुणनखंड है। लेकिन 9 15 का गुणनखंड नहीं है, ना 5 9 का गुणनखंड नहीं है। तो केवल एक और 3 ऐसा संख्या है बच्चों जो दोनों संख्याओं का गुणनखंड है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 9 व 15 का, माइक बंद कर दे रहा हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर होगा 1 और 3। तो 9 और 15 के कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले? 2, 2, बिल्कुल सही जवाब। 9 और 15 के देखो कुल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले। अगर मान लो कह दिया इनका योगफल कितना होगा, तो कितना होगा? 4, बिल्कुल सही जवाब, 4। देखो मैं प्रश्न बनाते जा रहा हूं ना, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी 2 या 3 संख्या दे दिया, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योगफल बताओ, या उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। हाँ बोलो। सर मैं कुछ बोलो संख्या बोल रही हूँ, उसका आप ऐसे ही उभयनिष्ठ करवाइए। चलो चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। चलो बताओ जी, चलो बोलो संख्या बोलो, 2 तो या 3 तो जो भी। 7, 7, 13, 13, 21। अब ये इसका तो मैं बता दूं, मैं अभी से बता सकता हूँ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 आएगा और कुछ दूसरा आ ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 7 भी अभाज्य है, 13 अभाज्य है, अब 21 क्या है, दोनों अभाज्य है, तो सअभाज्य हो गया। 2 तो संख्या अभाज्य है, तो तीसरा संख्या भाज्य है रहने को, तो तीनों मिला के सअभाज्य हो गया, तो एक ही आएगा। देखो ध्यान दो, ऐसे में आएगा, लिखते हैं। 7 का गुणनखंड बोलो। 1, 1, अभाज्य संख्या है तो सोचना नहीं है जी, एक ही रहता है और 7 स्वयं संख्या रहता है। जी सर। ये अभाज्य संख्या लिखवाए हो तो अभाज्य संख्या का 1 होता है और वो संख्या स्वयं होता है और किसी से भाग नहीं जाता, इसीलिए तो अभाज्य है। 13 भी अभाज्य है तो 1 होगा और क्या होगा, 13 ही होगा। 13, 21 का चलो बोलो, 21 तो भाज्य संख्या है तो बहुत सारा होगा, बोलो। 1, 1, 3, 3, 3 7 21 और 7, 7 3 21 और अब सीधा 21 होगा, सीधा 21 होगा। अगर कोई विषम संख्या बच्चों, विषम संख्या का 1/3 आ जाए, 1/3 तीसरा हिस्सा, 7 क्या है, 21 का तीसरा हिस्सा है। 7 के 21 होता है ना, तो भी डायरेक्ट अब 21 आता है।
तो देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड तुमको क्या मिला, एक ही तो मिला, और कोई संख्या है क्या? सर 7। नहीं सर। 7 कहाँ है? ये 7 इसमें है, लेकिन इसमें कहाँ है? 13 का गुणनखंड कहाँ है? हाँ यस सर। तब मानेंगे जब सभी में हो। 7 का गुणनखंड 7 तो है, 21 का गुणनखंड भी 7 है, लेकिन 13 का तो गुणनखंड नहीं है ना। उभयनिष्ठ का मतलब सभी में उपस्थित रहना चाहिए, ठीक, तब उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलेंगे। तो यहाँ पर 7, 13 व 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हो जाएगा 1, ठीक, इस तरह ये हो गया हमारा। सर अब देखो, हाँ बोलो। अगर उसका योगफल पूछे तो उसका योगफल एक ही आएगा ना? अब अकेला है तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता। नहीं, अब मान लो मैं ये जैसे 3 ठो सम संख्या लिख दिया, इसका निकाल के देखते हैं क्या आएगा, ठीक। 12 का चलो फटाफट बोलो। 1 को कब काटा है? 2 सम संख्या 2 भी आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। 12। 18 का देखे तो 1 आएगा। 1 बिल्कुल सही। रुको 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 रुको, भूल गए हैं, सही कह रहे हैं। रुको रुको रुको, आएगा 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 12 आएगा। 18 के देखे 1 के बाद 2 आएगा, 3 6 का 18 और 6 3 18, उसके बाद 9 दूनी 18, अब सीधा 18। अब उसके बाद देखे 24 का 1 का से आएगा ही, सम संख्या तो 2 से आएगा, 3 8 24, 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24, उसके बाद 12 दूनी 24, फिर 24 से कम 24। अब चलो ध्यान से देखो तुम लोग, कौन कौन सा संख्या है उभयनिष्ठ बताओ। 1 उभयनिष्ठ 1 हो गया, 2 2 3 3 भी है, और नहीं और कौन सा है? और देखो, सर 6 भी तो तीनों में है ना? हाँ अच्छा, इसी को तो तुम लोगों को देखने के लिए बोल रहा हूँ, 6 भी तो है तीनों में। और कुछ संख्या है? 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 6 तीनों में है। 12 उसमें, सर 12 12 में है, 24 में, लेकिन 18 में इसलिए नहीं है। 18 में नहीं है, तो कुल मिला के क्या क्या मिला बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड? 1 2 3 6। तो ये कुल मिला के कितने गुणनखंड मिले उभयनिष्ठ गुणनखंड? 4। 4। तो ये अगर संख्या पूछे, मान लो उदाहरण के लिए सोचो, 12 18 24 के कुल कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, तो तुमको ऐसे लिखने के बाद कौन कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है उसी को लिखना है और गिनना है कितना ठो मिला। कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेगा तो कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेगा तो 4 उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। अगर प्रश्न कर दे कि 12 18 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो योग कितना होगा बताओ। 12 ये हो गया 6 और ये हो गया 6, तो 12 हो गया। बहुत बढ़िया जवाब। अगर योग फल कहेगा तो 12 हो रहा है, इसको जोड़ने पर, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को जोड़ने पर। अगर गुणन फल कहे तो कितना होगा बताओ। 36 कितना होगा? 36। 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 और 6 छक्का 36। तो इस तरह से बना बना के प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा पहले पढ़ देता हूँ। चलिए, तो अभी तुम प्रश्न भेजा बोल रहे थे ना? यस सर।
रुको मैं देख लेता हूँ अगर आया होगा व्हाट्सएप किए हो तो। कहाँ पर जी? इसमें तो नहीं आया है जी। ग्रुप में भेजे हो? ग्रुप में ये तो बहुत सारा भेजे हो ना। ये सर सुनीता चैट हो। ये कौन भेजे हो? सुनीता प्रजापति। सर यस हमने भेजा है। यही वाला प्रश्न है। ये सर थोड़ा इसको ना बराबर खींच के भेजा करो ना जी। तुम लोग उसको बराबर अच्छे से खींचो, टेढ़ा मेढ़ा खींचे। ये कौन से पाठ का है? ये भिन्न वाला पाठ का है क्या? यस सर। भिन्न वाला पाठ का ना बाद में बताएंगे, ठीक है? भिन्न वाला पाठ कोई पढ़ा रहे हैं, टॉपिक से हटो मत। भिन्न वाला में आएंगे, भिन्न वाला बताएंगे। अभी पढ़ेंगे हम लोग गुणा एवं गुणनखंड, ठीक? तो चलो गुणा एवं गुणनखंड के अंतर्गत आप जानते हैं कोई भी दो संख्या का भाज्य गुणनखंड लिखना, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया 12, एक संख्या लिख दिया 15। तो चलो गुणनखंड बताना है 12 का। बोलो क्या क्या है? पहले सुन लीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो एक अभाज्य संख्या है। कैसे? तो कैसे दे देंगे? तो अभाज्य गुणनखंड बोला हूं तो क्या क्या होगा? कैसे लिखेंगे? 2 3 2 हो गए और 3 3 होगा और 7 और क्या होगा? 6 6 अभाज्य संख्या है। नहीं सर। तो क्यों बोल रहे हो कि 6 अभाज्य संख्या ही नहीं है? 6 तो सब भाज्य संख्या। और कोई है? अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। ऐड 2 छक्का 12। अब 6 को सोचना है तो 2 तिया 6। अब 3 को सोचना है तो 3 एक का 3। क्या उत्तर मिल गया? 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणित 2 गुणित 3। ये तुम लोगों को ऐसे निकालना है, बोला हो ना? और ऐसे कर दो। कैसे निकालना है बोला हूँ? ऐसे 12 लिखे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। एक ऐसे ही एक आएगा भागफल, उसके बाद हमको भाग करना छोड़ देना है। तो 2 गुणित 2 गुणित 3, यही है 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही लिखा जाता है, एक चीज याद रखो, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों हमारा सर। ये 2022 में आया था ये परीक्षा में, देखना कितना सरल है ये। प्रश्न लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अब के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तुम लोग, कौन बता सकते हो? याद रखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है लिखा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। ये 4 ऑप्शन है। तुम लोग माइक बंद कर दे रहे हो, कुछ बच्चे ना माइक चालू किए रहते हो, उधर क्या क्या बातचीत होते रहता है घर में तुम्हारे। चलो बताओ जी। इतना सरल है, अभी जब जानोगे ना तो बोलोगे अरे इतना सरल प्रश्न आया था, सोचोगे। बताओ, अभी तुम लोगों को बताया हूं मैं 4 अंकों की सबसे यानी छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। वेदांत अपना जवाब दो भाई। ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारा ऑप्शन सी है श्री।
ऑप्शन सी सर। सृष्टि, सृष्टि, ऑप्शन सी। आप चलो सब बच्चे जवाब दे दो, उसके बाद कारण पता होना चाहिए ना ये उत्तर क्यों है, मैं पूछूंगा। ऑप्शन सी। हाँ तो अब कौन कौन जवाब दिए हो अभी चलो नाम बताते जाओ। कौन कौन, विद्या, विद्या जुड़ी हो, विद्या बताओ ये क्यों है उत्तर सी में क्यों है अभाज्य ये? संख्या है सब, और इधर डी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में भाज्य हाँ संख्या भी आ गए हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, एक नंबर का जवाब। अब देखो अभी बताई विद्या ने, विद्या ही तुमने ही बताया ना विद्या। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो जी कितना सरल है, देखो प्रश्न में लिखा है अभाज्य गुणनखंड, तो देखना है तुमको किसी ऑप्शन में अगर भाज्य संख्या लिखा होगा, अभाज्य नहीं लिखा होगा, भाज्य लिखा होगा तो समझ जाना वो उत्तर हो ही नहीं सकता। जैसे देखो ऑप्शन ए में 8 लिखा है और 8 एक भाज्य संख्या है, तुम लोग जान रहे हो। ऑप्शन बी में देखो 4 लिखा है, 4 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन डी को देखो 10 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। सी में ही केवल सभी गुणनखंड जो लिखा है वो अभाज्य है, 5 भी 2 भी अभाज्य है, तो इस तरह यही उत्तर होगा। बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है, 4 अंकों की क्या संख्या पूछा है तुमको कोई मतलब नहीं, समझ आया। तो केवल देख के बता दिए क्योंकि 3 ऑप्शन में भाज्य लिखा था। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं तुम्हें। यहाँ लिखा है देखो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, बताओ 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है। 1000। ठीक, बिल्कुल सही। ये लोग भूल गए थे, एक छोटी छोटी संख्या जग रहा है 1000। अब देखो इसका हल करेंगे तो 1000 आएगा। 5 गुणित क्या लिखा है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखो 5 ऐसे गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इस तरह क्या मिला 10 गुणित 10 गुणित 10, तो 10 दहम 100 और 100 दहम 1000 आया। इस तरह इसको हल करने पर क्या मिल रहा है हमको 1000, और यही तो पूछा था ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। हाँ यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। ठीक, जिसको हमको गुणा करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, केवल अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पहचानते हैं अगर तो बन गया। चलो बताओ ये नीचे वाले का 2100 का भाज्य गुणनखंड है। पल्लवी फ्रेंडी ऑप्शन नंबर ए। विधान साहू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर एक सी बोली विधान पल्लवी साहू। ने, ऑप्शन नंबर से वेदांत सी का है। अरे भाई ये 15, ये पल्लवी तुम बताओ ये 15 तुमको अभाज्य संख्या के रूप में दिख रहा है क्या। सर सृष्टि प्रजापति ऑप्शन नंबर सी। हाँ ये 15 को ध्यान से जल्दबाजी मत करो कमेंट करने में, 15 अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। 15 के 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है। 15 के कुल 4 गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका केवल, बोलो जी, दो गुणनखंड होने पर अभाज्य होता है। तो 15 के 4 गुणनखंड होते हैं तो ये तो भाज्य है। प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी में कौन सा संख्या भाज्य है बताओ। 35, बिल्कुल सही, 35 एक भाज्य संख्या है।
और डी में बताओ भाज्य संख्या। चार। बिल्कुल सही जवाब, 4 एक भाज्य संख्या है। अब 3 तो ऑप्शन में तो भाज्य संख्या को लिख दिया है, तो एक एक तो ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी उत्तर है। और क्या, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है ना। तो देखो ऐसे प्रश्न तो आता है जी, कोई कठिन प्रश्न थोड़ी आता है ओरिजिनल पेपर में।